जो ये कंपनी है वो आपने क्यों बनाई? आपका मकसद क्या था? हमारी कंपनी का हमारा विजन ये था कि हमने लोगों को गाइड करना है कि प्रॉपर वे क्या है। प्रोफेशनल और स्किल्स, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि ये आम लोगों के फहम के लिए कि इसका आपका मतलब क्या है। स्किल हमारे यहाँ पे दो तरह के समझे जाते हैं। एक तो ये कि कारपेंटर है, उसके पास स्किल है, मतलब वो भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं होता। मेरा यहाँ पे स्किल से मतलब है प्रोफेशनल, लाइक जिनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री है। एज कहाँ तक है? 18 to 35 जो है ना, वो मैक्सिमम पॉइंट्स है 12। उसके बाद एक एक साल बढ़ता रहेगा, एक एक पॉइंट कम होता रहेगा, तो 47 पे 0। तो कनाडा अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपनी फैमिलीज को वहाँ शिफ्ट करके अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का 500,000 लोगों का माइग्रेशन का एक कोटा है। इंडियंस के साथ तो इस टाइम आपको पता है कैनेडियन एक इशू चल रहा है। बाकी अगर हम वहां से बाहर निकलते हैं, श्रीलंकन्स, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना, इनसे लेवल के ऊपर पाकिस्तान। तो एक साल में आपने कितने केसेस सबमिट किए और उसकी परसेंटेज क्या थी जो अप्रूव हुए? 80 to 85 प्लस केसेस हैं जो कि अप्रूव हुए। कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जहां अगर आपका केस एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई है तो आप अपील करें तो वो उसको अमाइंड भी करते हैं। आपका केस जेन्युइन है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो रिफ्यूज हुआ क्यों? अगर वो रिफ्यूज हुआ, आप चैलेंज करें उसको। अक्सर कंट्रीज इस चीज को एडमायर करती हैं कि अच्छी चीज है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं आपका मेज़बान शकील कार। आज हम बात करेंगे बैरून मुमालिक जाने वाले पाकिस्तानियों के हवाले से कि वो कौन से रास्ता इख्तियार करते हैं और कौन सा गैर कानूनी तरीका है और कौन सा कानूनी तरीका है। इसके लिए हमने आज आप मदऊ किया है अरबाब सईद साहब को, जो कि सेटलमेंट एक्सपर्ट कंपनी के CEO हैं, और उनसे हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से ममालिक हैं जो बआसानी वीज़ा दे रहे हैं पाकिस्तानियों को और उसका प्रोसीजर क्या है, कानूनी प्रोसीजर। हम गैर कानूनी बात नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको कभी भी नहीं समझते कोई दुरुस्त तरीका है। हमेशा आप सही तरीके से और कानूनी तरीके से अगर आप चीज़ें अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो उसमें आपको कभी मायूसी नहीं होती है। तो अरबाब सईद साहब, वेलकम टू अवर स्टूडियो। आप ये बताएं कि आपकी जो ये कंपनी है वो आपने क्यों बनाई, कब बनाई, आपका मकसद क्या था? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है शकील भाई? थैंक यू ठीक वेरी है। मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और आपने क्वेश्चन किया कि कंपनी क्यों बनी। बेसिकली आई हैव बीन इनटू दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 12 years. आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2013 इन दिस इंडस्ट्री। ओके। इसमें नेशनली इंटरनेशनली एक्सपोजर भी है, ठीक है। और जब मैं पाकिस्तान मूव हुआ बैक इन 2020, वो कहाँ से हुए? ठीक है, अबू धाबी, दुबई से, Okay. ठीक है। और जब मैं मूव हुआ, मैंने यहाँ पे इस इंडस्ट्री के अंदर ना एक लूप होल कह लें या एक ड्रॉबैक देखा। लोगों को अवेयरनेस नहीं, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि प्रॉपर लीगल वे क्या है और इलीगल वे क्या है। और अगर एक बंदा विजिटर है तो उसके लिए क्या विजिट की सर्विसेज हैं, और एक बंदा प्रोफेशनल है तो उसके लिए कौन सा प्रोग्राम है। सो मैंने एक डिसाइड किया कि मैं अपना बिजनेस प्रोसीड करता हूँ बैक इन 2020, ठीक है। उस टाइम पे आपको पता है कोविड भी था, तो कोविड की वजह से थोड़ा सा चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ा, हमारे ऑपरेशंस में इम्पैक्ट पड़ा। 2021, ठीक है, हमने रजिस्ट्रेशन कराई अपनी कंपनी की प्रॉपर SCCP के साथ और जो भी लीगल अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ, एंड वी हैव स्टार्टेड 100% आवर ऑपरेशंस। इसके पीछे एक ही मोटिव था, लोगों को अवेयर करना, ठीक है। विजन हमारी कंपनी का हमारा विजन ये था कि हमने लोगों को गाइड करना है कि प्रॉपर वे क्या है। अगर हम लोग प्रोफेशनल हैं तो उसके लिए प्रॉपर वे क्या है, अगर हम बिजनेस माइग्रेशन या बिजनेस एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके लिए क्या वे है, अगर हम एक टूरिस्ट हैं तो उसके लिए क्या वे है, अगर हम स्टूडेंट हैं तो उसके लिए क्या वे है। और दूसरा जो मेजर कंसर्न मेरा था, जो मैंने इस मार्केट में सर्च किया और काफ़ी लोगों को मैंने खुद मार्केट में जाके कंसल्टेंट्स को एज अ क्लाइंट विजिट भी किया, जस्ट टू गेट हाउ नो कि लोग कर क्या रहे हैं और लोगों को पता क्या है, लोगों को नॉलेज कितनी है। तो मैंने एक सबसे मेजर जो इशू रेस किया वो ये कि इफ़ यू आर अ क्लाइंट, यू डोंट नो कि मेरा प्रोसीजर कहाँ स्टैंड कर रहा है, वेयर आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ। आपको नहीं पता बिकॉज आपके पास ट्रांसपेरेंसी नहीं। तो मैंने 2021 में जिस टाइम पे कंपनी ऑफिशियली इसको 100% ऑपरेशनल किया, मैंने एक SOP बनाई जिसके अंदर दो चीज़ें मैंने अपना टारगेट मेजरली रखा। वो क्या था? एक, क्लाइंट को ट्रांसपेरेंसी देना। दूसरा, नो मैटर क्लाइंट कहीं पे भी है, पाकिस्तान में किसी भी सिटी में,
हमारे क्लाइंट्स क्योंकि आउट ऑफ पिंडी इस्लामाबाद भी हैं, ठीक है, क्लाइंट को हमने ऑफिस इनवाइट किया कि जी आप हमारे ऑफिस आएँ, आप हमारे ऑफिस आके बैठे हैं, वी विल फाइल योर केस, योर एप्लीकेशन, विल सबमिट योर एप्लीकेशन इन फ्रंट ऑफ यू। उससे क्या होता है कि उससे आपको पता है कि आपको कॉन्फिडेंस रहता है कि यार कंसल्टेंट ने मेरे सामने बैठ के एप्लीकेशन को सबमिट किया है, ठीक है। दूसरा मेजर कंसर्न कि आपको पता नहीं होता कि प्रोसीजर में क्या हो रहा है, प्रोसीजर में क्या हो रहा है, क्या मेरी कम्युनिकेशन चल रही है गवर्नमेंट के साथ, अथॉरिटीज़ के साथ, जो भी कंसर्न कंट्री है। उसके लिए हम लोगों ने एक बड़ा ही एक इनिशिएटिव लिया, जो कि मैं समझता हूँ कि आई एम द फर्स्ट वन अल्हम्दुलिल्लाह जिसने पाकिस्तान में ये इनिशिएटिव लिया। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 120 कंसल्टेंट्स को इस चीज़ पे अप्रोच करके और उनको स्टडी किया कि नो वन इज़ प्रोवाइडिंग दिस टाइप ऑफ सर्विसेज। वो क्या था सर, एक जीमेल का अकाउंट बनाने में कितनी देर लगती है आपको? सबका जीमेल का अकाउंट होता है, हार्डली 3 मिनट्स 4 मिनट्स। हमने हर क्लाइंट का जीमेल का अकाउंट बनाया, उसके क्रेडेंशियल्स हम क्लाइंट के साथ शेयर कर देते। हाँ, एक इंस्ट्रक्शन क्लाइंट को देते थे कि आपने इससे कुछ करना नहीं है, आपके पास आपके फ़ोन में ही आप मोबाइल में लॉगिन कर लें, आप अपने लैपटॉप में लॉगिन कर लें, आप सिर्फ देख सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन के ऊपर जो प्रोसेस हो रहा है, हम इस जीमेल को यूज़ करते हुए उसको लेके चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो एवरीथिंग विल बी इन फ्रंट ऑफ यू। लेट्स टेक एन एग्जांपल, अगर एक कंसल्टेंट आपको कॉल करता है, यू आर अ क्लाइंट, कि सर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, तो आपके पास क्या प्रूफ है? आपके पास प्रूफ है, आपके पास जीमेल में उस कंट्री से, उस अथॉरिटी से एक ईमेल रिसीव होती है, थैंक यू फॉर सबमिशन एप्लीकेशन। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हुआ, आपका ट्रस्ट लेवल बिल्ड हुआ कंपनी के ऊपर। अब वहाँ पे फेलियर होता है उसकी एप्लीकेशन में, एक्सेप्टेंस होती है, वो बड़ा क्लियरली आपके सामने प्रेजेंट हो जाता है। तो ये एक विजन था सर। हाँ, हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह 2021 से जब 100% ऑपरेशनल किया कंपनी को, हमने काफ़ी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज भी देखी। हाँ, मैं ये कहूँ कि सारी सक्सेस स्टोरीज हुई तो वो तो पॉसिबल नहीं है, फेलियर भी होता है। कितने परसेंट फेलियर हुआ है? सर आप कह सकते हैं लाइक 25 to 35% फेलियर है। ठीक उसमें होगी। क्या इश्यूज क्या थे? अच्छा, वो फेलियर इस तरह का फेलियर नहीं है कि मतलब आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज हो गई है, वी हैव द ऑप्शन टू अपील। हमारा राइट बनता है, हम किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करते हैं, हम अपील कर सकते हैं। कोई अगर फॉर एग्जांपल कोई भी रिफ्यूज़ल आता है, एक लोगों में काफ़ी ज़्यादा मिसकंसेप्शन है कि जी हमें तो पता ही नहीं हमारा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया। ऐसे नहीं होता, आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, गवर्नमेंट को आपने फीस दी हुई है, वो आपका राइट बनता है, आपको प्रॉपर लेटर देते हैं कि जी ये रीज़न है, इस वजह से आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ किया गया, हम उस पर फाइट कर सकते हैं। तो कौन कौन से कंट्रीज के लिए आप सर्विसेज दे रहे हैं? सर बेसिकली मेजरली हम लोग डील कर रहे हैं 35 कंट्रीज को, ओके विद मोर देन 90 प्रोग्राम्स। ओके बट ये डिपेंड करता है, हर प्रोग्राम हर उसके लिए नहीं होता, टाइम वाइज भी आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आप ये भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किसी की अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही, तो उस सिनेरियो में आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, अनफॉर्चुनेटली आपको स्टेप बैक करना पड़ता है उस कंट्री से। सो ऑल टुगेदर हम अल्हम्दुलिल्लाह 35 कंट्रीज को डील कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं। लेकिन मेजरली आप कह सकते हैं कि कनाडा है, ठीक है, यूएस है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, यूरोप की कुछ कंट्रीज हैं जो राइट नाउ हम सर्विसेज 2025 का आज लास्ट डे है, हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये बताएं, कनाडा लोगों का हम देख रहे हैं, पाकिस्तानी बहुत से लोग इस तरफ जा रहे हैं कि वो फैमिलीज को वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। तो फैमिलीज को शिफ्ट करने में लोगों को आप क्या कॉन्फिडेंस देंगे? वो क्या रास्ता है, तरीका है, या टाइम कितना लगता है, और उस पर अखराजात कितने आ सकते हैं? कुछ आप बता सकेंगे इस वाले से? जी सर, बिल्कुल बता सकते हैं। ये भी अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट रेज किया, ठीक है। जब मैंने इस पूरे पाकिस्तान वापस आके इस काम के ऊपर वर्किंग स्टार्ट की थी ना, कि मैं पाकिस्तानी मार्केट को करूं, तो लोगों का एक अलग प्रोस्पेक्ट बना हुआ था कि जी अगर आप किसी दूसरी कंट्री मूव होना चाहते हो, आपको तो 40-50-60 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। इतना नहीं आता अगर आप लीगल वे से जाते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, हम कनाडा की बात करते हैं। आपने जैसे क्वेश्चन किया फॉर अ फैमिली, अगर आप एक फैमिली हैं और आप एक प्रोफेशनल हैं, लाइक यू कैन से कि आपने एक अच्छी ग्रेजुएशन की हुई है, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, एंड इफ़ यू आर लेस देन 45 ईयर्स, तो आपके लिए अच्छा, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ना जी, लोगों please। की शौर के लिए, आगाही के लिए, आप लफ्ज़ इस्तेमाल किया प्रोफेशनल और स्किल्स, तो इसको थोड़ा डिफाइन कर दें कि ये आम लोगों के फहम के लिए कि इसमें आपका मतलब क्या है? सर देखें, स्किल हमारे यहाँ पे दो तरह के समझे जाते हैं। एक तो ये कि कारपेंटर है, उसके पास स्किल है, मतलब वो भी एलिजिबल है, ऐसा नहीं होता। ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता। मेरा यहाँ पे स्किल से मतलब है प्रोफेशनल, लाइक जिनके पास मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री है। ओके।
अब यहाँ पे एक और चीज भी आती है, हमारे पाकिस्तान में 2 इयर्स की ग्रेजुएशन है, ठीक है। अच्छा, उसमें फिर आपके सब्जेक्ट भी तो मैटर करते हैं ना, कि आपने किस सब्जेक्ट में आपने की है ग्रेजुएशन? नहीं सर, इसके अंदर ऐसा मैटर नहीं करता। अगर स्पेसिफिकली हम कनाडा की बात करें ना, तो कनाडा में ऐसा कुछ मैटर नहीं करता। ओके। क्योंकि कनाडा की जो इमिग्रेशन है स्किल्ड प्रोफेशनल के लिए, वो टोटली बेस करती है पॉइंट सिस्टम के ऊपर। पॉइंट मींस? पॉइंट सिस्टम मींस के एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका। इफ यू आर कंप्लीटिंग मिनिमम पॉइंट्स, जो कि 67 पॉइंट्स बनते हैं, यू आर गुड टू गो। तो वो पॉइंट्स कैसे आप अर्न कर सकते हैं? सर उसके ऊपर ना 5-6 फैक्टर्स हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, एक बंदे की एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, फिर वो बंदा मैरिड है तो उसके स्पाउस के भी एडिशनल पॉइंट्स होते हैं। अगर उनका कोई ब्लड रिलेटिव है कनाडा में, वो भी मेजरली आइल्ट्स। ओके। इमिग्रेशन कनाडा की, वर्क परमिट कनाडा का, बिजनेस इमिग्रेशन विदाउट आइल्ट्स इज नॉट पॉसिबल। आपने सुना होगा लोगों से, अब कारपेंटर एक बंदा जो है वो आइल्ट्स कैसे करेगा? बिल्कुल। ठीक है, मिनिमम जो इसके अंदर आइल्ट्स की, एक बिजनेसमैन है ना, एंटरप्रेन्योर, उसको भी 4.5 ओवरऑल देना पड़ता है जर्नल में। ठीक है, अब एक प्रोफेशनल है, उसकी रिक्वायरमेंट्स होता है। सो आपको एक क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी पूरा करना तो पड़ता है। एज कहाँ तक है? सर बेसिकली अगर मैं ब्रेकडाउन आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो 18 to 35 जो है ना, वो मैक्सिमम पॉइंट्स है 12। ओके। उसके बाद एक एक साल बढ़ता रहेगा, एक एक पॉइंट कम होता रहेगा, तो 47 पे 0। ओके। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 47 मैक्स। अच्छा, और उस पे लेट्स सपोज एक ग्रेजुएट लड़का है, मैरिड है, 2 उसके बच्चे भी हैं, एज भी उसकी 30-35 है, और फाइनेंशियली भी तो स्ट्रांग नहीं है, तो वो क्या अप्लाई करेगा? तो उसको कितना टाइम लग सकता है और कितना उस पर खर्चा आ सकता है? सर इसके अंदर ना शकील भाई, एक बड़ा ही सिंपल सा एक फार्मूला है। इमिग्रेशन आप किसी भी कंट्री की अप्लाई करेंगे ना, चाहे वो बिजनेस इमिग्रेशन हो, चाहे वो स्किल्ड माइग्रेशन हो, 1 साल मिनिमम और मैक्सिमम 1.5 साल। वाई? सर लीगल प्रोसीजर। अब ये नहीं है कि देखें मैं एज अ कंसल्टेंट आपको ये कहूँ जी कि 1 साल लगेगा ही लगेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट की, आपकी लक पे भी डिपेंड करता है। इवन दो आई हैव मैनी क्लाइंट जिनका 45 डेज के अंदर भी अप्रूवल आया है, और ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जिनके 15 महीने बाद। अभी रिसेंटली लास्ट मंथ मेरे क्लाइंट का अप्रूवल आया था, शी वॉज अ फार्मासिस्ट। ओके। ठीक है सर, उनका तकरीबन 16 मंथ्स के बाद इन्विटेशन रिसीव हुआ उनको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा से। ठीक हो गया कि जी यू आर गुड टू गो, आप अपने बाकी सारे जो भी प्रोसीजर्स हैं वो कंप्लीट करें ताकि हम आगे फर्दर प्रोसीड करें। सो देखिए इतना टाइम भी लग सकता है। अब कंसल्टेंट का काम ये नहीं है कि कंसल्टेंट के जी के 6 महीने के अंदर आप कनाडा पहुंच जाएंगे। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि एक चीज गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मेंशन है कि अप टू 1 ईयर, अप टू 12 मंथ्स। सो हाउ कैन वी से एज अ लीगल कंसल्टेंट के जी 3 महीने के अंदर आप कनाडा पहुंच जाएंगे? दिस इज टोटली अनफेयर। तो कनाडा, आप समझते हैं कि इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तानियों के लिए कि वो अपनी फैमिलीज को वहाँ शिफ्ट करके अपना जो फ्यूचर है वो सिक्योर कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं? सर देखिए इसके अंदर ना एक मेजर जो चीज़ है वो ये है कि कनाडा की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा। कनाडा की अगर आप हर साल का एक ग्राफ देखें ना, कि उनका एक ना डे फर्स्ट पे, या आप कह लें कि फर्स्ट मंथ ऑफ या लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर, वो एक नेक्स्ट ईयर का कोटा इशू करते हैं। इस टाइम गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का 500,000 लोगों का माइग्रेशन का एक कोटा है, वो कहाँ से पूरा उसमें लिए आप उसके लिए कोई मतलब नहीं है कि पाकिस्तान के लिए इतना है? और नहीं सर, ऐसा स्पेसिफिकली कंट्री स्पेसिफिक कोई नहीं है। ओके। लेकिन आप एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं, एशिया के अंदर ठीक हो गया, अगर हम फिलीपींस उठाते हैं, अगर हम चाइना उठाते हैं, अगर हम श्रीलंका उठाते हैं, इंडियंस के साथ तो इस टाइम आपको पता है कैनेडियन एक इशू चल रहा है, बिल्कुल, जिसकी वजह से उनकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया बहुत ही मतलब स्क्वीज हुआ हुआ हार्ड हो चुका है। ठीक है, हार्ड हो चुका है। तो बाकी अगर हम वहां से बाहर निकलते हैं, श्रीलंकन, बांग्लादेश, फिलीपींस, चाइना, इनसे लेवल के ऊपर पाकिस्तान, ओके, ठीक हो गया, तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग। और हमारी मुस्लिम कम्युनिटी भी वहाँ पे स्ट्रांग है, जिसमें पाकिस्तानी ज़्यादा है। तो आप ये मुझे बताएं कि पिछले चलो एक साल की हम आपकी परफॉर्मेंस को चेक करना चाहें, तो 1 साल में आपने कितने केसेस सबमिट किए और उसकी परसेंटेज क्या थी जो अप्रूव हुए? मैं स्पेसिफिकली 2025 की बात करूँगा। सो अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अराउंड 80 to 85 प्लस केसेस हैं जो कि अप्रूव हुए हैं। अब इसके अंदर वो केसेस भी हैं जो 2024 में सबमिट हुए, 5 में अप्रूव हुआ, ठीक है, और ऐसे भी हैं जो सेम ईयर में अप्रूव हुए। स्पेसिफिकली कनाडा की बात कर रहा हूँ मैं, और भी बाकी कंट्रीज़ की सक्सेस स्टोरीज हैं। अब इसके अंदर कुछ ऐसी भी सक्सेस स्टोरीज हैं जो कि एक दफ़ा फेलियर हुआ,
उसके बाद वो अप्रूवल की तरफ चलेगी। तो अपील में गया आप? सर बेसिकली ना इमिग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता। इमिग्रेशन का ना एक क्राइटेरिया है, अगर आप वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर रहे हैं देन ओनली यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। इसके अंदर ना एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि जो रिफ्यूज हो गया, इमिग्रेशन का वीजा रिफ्यूज किसका होगा? अगर आप सेकंड ईयर आपने की हुई है, आप एलिजिबल ही नहीं हो सकते, पॉइंट ही पूरे नहीं हो रहे आपके, तो एलिजिबल ही बंदा अप्लाई कर रहा है, तो वो रिफ्यूज कैसे हो गया? और आप डॉक्यूमेंटेशन भी उसी तरह मुकम्मल करते हैं जो कि रिक्वायरमेंट है, कोई भी चीज़ उस पर रह ना जाए। सर आजकल तो देखें गूगल ना दूसरा कंसल्टेंट है, आप गूगल पे लिखें ना इमिग्रेशन टू कनाडा, वहाँ पे आपको पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। आप हर बंदा वहाँ से स्टडी कर सकता है, प्रोफेशनल्स हैं माशाल्लाह, पढ़े लिखे सारे के सारे लोग हैं, सब कुछ वहाँ से इन्फॉर्मेशन ले। कंसल्टेंट अगर कह रहा है ना ये चीज़ चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। चैट जीपीटी है, लोग आधी इन्फॉर्मेशन वहाँ से लेते हैं। अब लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आना शुरू हो रही है लीगल वे और इलीगल वे। ये जो होता ही ना एक कॉन्सेप्ट के विजिट वीज़ा पे चले गए जी, वहाँ जाके हमने अप्लाई, वो आसान नहीं है। जाना आसान हो सकता है, विजिट वीज़ा आपको 2 महीने में मिल जाएगा, आप वहाँ चले जाएंगे, आगे जाके क्या होगा आपका? आगे जाके कैसे सर्वाइव कर सकेंगे? फैमिली से साल 1.5 साल आप दूर रहेंगे। डोंट यू थिंक कि ये गलत है? उतना ही 1.5 साल अगर आप यहाँ पे अच्छी जॉब कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे अपनी फैमिली के पास एक प्रॉपर लीगल वे से चले, तो वो ज़्यादा सूट करता है। तो आप ये भी बताएं ना कि जैसे आपने कहा कि 1 साल भी लग सकता है, 3 माह भी लग सकते हैं, वो तो उनकी डिपेंड करता है कि डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, लीगल जो चीज़ें हैं वो पूरी हैं, और विद इन मंथ्स जो है वो रिप्लाई भी आ जाता है और उसको लेटर आ जाता है। तो जो आपके लेट्स सपोज आप, अच्छा आपने कहा कि अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, एलिजिबल है, उसके बावजूद एक ऐसा हुआ कि कोई केस गया हो, रिजेक्ट हुआ हो और आपने अपील की हो तो वो हो गया हो? देखिए सर जी, इसके अंदर ना जब हम एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट कर लेते हैं ना, एप्लीकेशन इज सबमिटेड। अब एक एग्जांपल देता हूँ, आज एक एप्लीकेशन सबमिट हो गई, अब इसके अंदर ना ड्रॉज होते हैं। कनाडा की स्किल्ड माइग्रेशन के अंदर ड्रॉज होते हैं प्रोफेशनल के लिए, कि उनका ना एक स्पेसिफिकली क्राइटेरिया, इट्स काइंड ऑफ अ ड्रॉ, कि ये स्कोर है, आपका स्कोर इतना है, इन्होंने ड्रॉ कर दिया, आपकी सिलेक्शन नहीं हुई, अब अगली दफा हो जाएगी। 1 महीने के अंदर 3 से 4 ड्रॉज होते हैं, तो एक दफा में आपका नाम नहीं आता, दूसरी दफा में नहीं आता, तीसरी दफा में नहीं आता, साल में 12 महीने के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई बाय 3 भी करें तो 36 ड्रॉज बनते हैं। दिस इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि 36 ड्रॉ में आपका किसी ड्रॉ में नाम ही ना है। अच्छा, ऐसा भी है कि कुछ कनाडा के अलावा भी कुछ यूरोपियन कंट्रीज़ है जहां अगर आपका केस, एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हुई है और आप अपील में जाते हैं, तो वो कंट्रीज इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हैं कि किसी ने हमारे कानून को, हमारे फैसले को चैलेंज किया है। और बाज़ कंट्रीज़ है जो आप अपील करें तो वो उसको माइंड भी करते हैं। क्या ऐसी कोई आप बता सकते थे? सर मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आप 100% जेन्युइन केस होल्डर है ना, तो आपका अपील करना बनता है, आपको करनी चाहिए। इस चीज़ को हम प्रमोट करते हैं कि आपको, आपका केस जेन्युइन है ना। इफ़ यू आर अ विजिटर, एक आप कह लें टूरिस्ट है आप, तो आपका केस जेन्युइन है, आपके पास सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो रिफ्यूज़ हुआ क्यों? अगर वो रिफ्यूज़ हुआ, आप चैलेंज करें उसको। अक्सर कंट्रीज इस चीज़ को एडमायर करती हैं कि अच्छी चीज़ है ये, हमारे चैलेंज किया, हमें भी पता लगे कि हाँ हमारी गलती कहाँ है, और वो बंदा जेन्युइन है तो उसको वीज़ा देना चाहिए। यूके ने इस चीज़ को बहुत प्रमोट किया। यूके का अक्सर लोगों का विजिट वीज़ा अगर रिफ्यूज़ होता है, अपील में लग जाता है। वो क्यों लगता है? वो इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि ठीक है, अगर हमसे एक मिस्टेक हुई है, हमने आपके केस को स्टडी किया, हमने आपको देखा, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है ना कि आपको विजिट वीज़ा में किसी भी चीज़ के अंदर सेकंड एक चांस दिया जाए, ठीक हो गया। इमिग्रेशन में ऐसा नहीं होता। अगर आप स्किल्ड माइग्रेशन, बिजनेस माइग्रेशन अप्लाई करते हैं ना, माइग्रेशन के अंदर ऐसा नहीं होता, वो आपको चांस देते हैं एडीआर की फॉर्म में, एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की फॉर्म में। ओके, अगर आप वो फुलफिल नहीं कर सकते तो वो रिफ्यूज करें। थैंक यू वेरी मच आप सईद साहब, आपका टाइम का। और नाज़रीन, अब हम आपसे इजाज़त लेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान शकील करार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।